नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। आत्मनिर्भर भारत, जी हाँ, इस कार्यक्रम में हम लाते हैं उन विषयों को जिनमें दिखाया जाता है कि किस तरह से विविध विषयों में देश भर रहा है आत्मनिर्भरता की उड़ान। और आज ऐसे एक ख़ास विषय पर हम बात करेंगे जो जुड़ा है स्पेक्ट्रम नीलामी 2021 से। जी हाँ, इसमें 2 दिन की प्रक्रिया में उम्मीद से ज़्यादा अच्छे नतीजे प्राप्त हुए हैं और किस तरह से ये एक बेहद बहुआयामी, जिसे कह सकते हैं कि काफ़ी दिनों से प्रतीक्षा इसकी की जा रही थी, काफ़ी सालों से इसकी प्रतीक्षा की जा रही थी। 5 साल के बाद ये नीलामी हुई और इसमें 77,814 करोड़ 80 लाख रुपए की बोली प्राप्त हुई है। और दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश के मुताबिक अधिग्रहित किए गए कुल 855.60 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के उपयोग का अधिकार इसमें दिया गया। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क में अधिग्रहित किए गए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के शामिल होने से सेवा गुणवत्ता और ग्राहक अनुभव में काफ़ी सुधार की उम्मीद है। और इसके बारे में अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम आपको बताएं तो स्पेक्ट्रम की ये नीलामी 5 साल के बाद हुई है। मौजूदा नीलामी में 3300 से 3600 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को शामिल नहीं किया गया है। इस नीलामी में हासिल स्पेक्ट्रम की वैलिडिटी 20 साल की होगी। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए 13,475 करोड़ रुपए की शुरुआती अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कराई थी। इसे ईएमडी कहते हैं। इसमें जियो ने 10,000 करोड़ रुपए, एयरटेल ने 3,000 करोड़ रुपए और वोडाफोन आइडिया ने 475 करोड़ रुपए का ईएमडी जमा कराया था। जियो ने स्पेक्ट्रम के लिए 57,122.65 करोड़ रुपए की बोली लगाई। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो 1,993.40 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम खरीदे और एयरटेल ने 18,699 करोड़ रुपए की रेडियो तरंगों का अधिग्रहण किया। अगर हम बात करें 2 दिनों की तो 2 दिनों में 77,814.80 करोड़ रुपए मूल्य की रेडियो तरंगों की खरीद की गई और नीलामी में रिलायंस जियो सबसे बड़ी खरीदार रही। ये ई नीलामी साइमल्टेनियस मल्टीपल राउंड असेंडिंग ऑक्शन SMRA पद्धति पर आधारित थी। 700 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड श्रेणी में किसी भी प्रतिभागी ने इसमें बोली नहीं लगाई। और इस नीलामी में अधिग्रहित किए गए स्पेक्ट्रम के लिए लाइसेंसधारी को अपने समायोजित सकल राजस्व यानी AGR के 3% की दर से स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क यानी SUC देना होगा। हालांकि इसमें वायरलेस सेवाओं से प्राप्त राजस्व शामिल नहीं है। तो कितना अहम है और क्यों इसे उम्मीद से बेहतर नीलामी बताया जा रहा है, इसी पर हम बात करेंगे आज इस कार्यक्रम में। और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें इसमें फ़ायदा होने वाला है, आत्मनिर्भरता की नई उड़ान हम भरने वाले हैं। हमारे साथ ख़ास मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं प्रोफेसर NK गोयल, चेयरमैन एमिरेट्स टेमा एंड प्रेसिडेंट CMAI। इसके साथ ही हमारे साथ संदीप अग्रवाल जुड़े हुए हैं, चेयरमैन टेलीकॉम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। और हमारे साथ शुभमय भट्टाचार्य जी भी जुड़े हुए हैं, सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट। अपने तीनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले अगर प्रोफेसर गोयल आपके पास आना चाहें तो किस तरह से देखते हैं 5 साल के इंतज़ार के बाद ये नीलामी प्रक्रिया हुई और जिस तरह के इसमें रिजल्ट्स हैं, जिस तरह की इस नीलामी को बताया जा रहा है उम्मीद से बेहतर, तो किस तरह से इसे उम्मीद से बेहतर पाते हैं? नमस्कार, प्रणाम। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार की इस स्पेक्ट्रम ऑक्शन से ये पता लग गया है कि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये स्टेप एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। आज तक ये कहा जाता था कि स्पेक्ट्रम की कमी है। इस बार सरकार ने काफी मात्रा में स्पेक्ट्रम ऑक्शन का वास्ते रखा था और जितना जिसको चाहिए था वो ले सकता था। तो एक मिथ तो ये खत्म हो गया कि स्पेक्ट्रम की शॉर्टेज है। दूसरा एक मिथ ये चल रहा था कि रिजर्व प्राइस ज्यादा है। इंटरेस्टिंग ये है कि 2016 के मुकाबले में 43% रिजर्व प्राइस कम किया गया था और उसके बावजूद भी ऑप्शन सक्सेसफुल रहा। इसका मतलब रिजर्व प्राइस कम था। ये लॉबी गलत थी। दूसरी बात, हमारे पास 2016 में करीबन 65,000 करोड़ का ऑप्शन में पैसा आया था। इस बार 77,800 करोड़ का है, जैसा आपने बताया। इससे ये भी पता लगता है कि इकोनॉमिक हमारी देश की हालात सुधर रही है, बढ़ रही है और कोविड देश के बावजूद भी
हमारी सरकार की पॉलिसी से देश उन्नति की राह पर है। अगला इसमें ये देखा गया कि आमतौर से ये कहा जाता था कॉल ड्रॉप्स हो रही हैं बिकॉज ऑफ स्पेक्ट्रम, वो पॉइंट खत्म हो जाता है। और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ये रहा कि हमारी एसोसिएशन की ये डिमांड थी कि 5G स्पेक्ट्रम को अभी ऑक्शन न किया जाए। इंटरेस्टिंगली 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम लोगों ने बिड नहीं किया, जो हमारी आशा के अनुरोध था, उसके मुताबिक था, क्योंकि 5G भी अब बाद में आएगा और इसकी ज़्यादा डिमांड होगी। अभी हमारा एक इसमें ये सरकार से निवेदन है कि 700 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम जो पिछली बार इस बार प्राइवेट ऑपरेटर्स ने नहीं लिया, क्यों नहीं इसको हम BSNL को दे दें, जिससे कि वो एरियाज को कनेक्ट कर सके और इसको हम BSNL को फ्री ऑफ चार्ज। बिल्कुल गोयल जी, आपसे बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ संदीप अग्रवाल भी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का ये 2 दिन का प्रोसेस रहा, जिस तरह से इसमें स्टेक होल्डर्स शामिल हुए और जिस तरह की उम्मीदें इससे जताई जा रही हैं, चाहे सेवा प्रदाता कंपनी हो चाहे उपभोक्ता हो, उनको लेकर इस पूरे लिहाज से आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहेंगे कि किस तरह से आप देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया को, क्योंकि लंबे समय के बाद ये प्रक्रिया आयोजित की गई। सबसे पहले मैं रविशंकर प्रसाद जी, संजय राव धोत्रे जी और अंशुल प्रकाश जी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कि ये जो स्पेक्ट्रम सेल इस वक्त करी और वो 4G की करी, जिससे कि जो भी ऑपरेटर्स को शॉर्टेज लग रही थी अपने स्पेक्ट्रम की, वो उनको कवर कर पाए। 77,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हो पाया। भारत सरकार को फंड्स की जरूरत है, इससे खासतौर पे इस साल और अगले साल काफी बेनिफिट मिलेगा। मतलब भारत सरकार को हमारे को एक चीज और इसमें देखनी है कि कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए जो भारत सरकार लगातार लगी हुई है कि कंज्यूमर को टेलीकॉम सस्ते से सस्ता मिले, उसके लिए भारत सरकार ने अगर जो स्पेक्ट्रम बच गया है, क्योंकि हमारे को पता है स्पेक्ट्रम जो है एक पेरिशेबल कमोडिटी है, आज अगर वो यूज नहीं हुई तो आज उसके पैसे खत्म हो गए। तो क्यों ना हम स्पेक्ट्रम को डिस्काउंट के ऊपर ऑफर कर दे, एक साल के पीरियड के लिए, अगले स्पेक्ट्रम ऑप्शन तक हम डिस्काउंट पे कुछ स्पेक्ट्रम इन प्रोपोर्शन टू से जो भी स्पेक्ट्रम अवेलेबल है ऑपरेटर्स के पास, जिससे कि कंज्यूमर्स को जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो और बेटर मिल जाए और गवर्नमेंट को फंड्स और ज्यादा मिल जाए। आज 77,000 करोड़ के बाद जो स्पेक्ट्रम नहीं बिका, उसके अगेंस्ट अगर सरकार को एक साल में 10-5 हजार करोड़ रुपए एक्स्ट्रा और मिल जाता है, तो मेरे को लगता है कि उसमें शायद नुकसान नहीं रहेगा। ये चीज सरकार को हमारी तरफ से निवेदन है कि इसमें सबका फायदा है, भारत सरकार का फायदा है, ऑपरेटर्स का फायदा है और हमारे कंज्यूमर्स का फायदा है। BSNL को हम जैसे गोयल साहब ने भी बोला, हम रिकमेंड करेंगे कि डिस्काउंटेड रेट पे या हो सके तो फ्री ये 4G का स्पेक्ट्रम वही एक साल के पीरियड के बेसिस के ऊपर दिया जाए। अगर सारा स्पेक्ट्रम बिक जाएगा तो फिर फ्री देना नहीं पड़ेगा, फिर आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा कुछ किया जा सकता है। कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस कुड बी वेरी यूजफुल, ये बहुत फायदेमंद रहेगा अगर ऐसा भारत सरकार करती है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री इस बारे में अपना पॉजिटिव विचार जरूर लेके आए। बिल्कुल, फिलहाल अभी जो प्रोसेस संपन्न हुआ है हम उसकी बात कर लेते हैं। हमारे साथ शुभमय भट्टाचार्य जी भी मौजूद हैं। शुभमय जी, आपसे हम बात करेंगे। बिल्कुल, शुभमय जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम गोयल साहब आपके पास आना चाहते हैं और आपसे जानना चाहते हैं जिस तरह से इसका रिस्पांस जो है, इस कदम का रिस्पांस शेयर मार्केट में भी काफ़ी पॉजिटिव देखा गया। अगर हम टेलीकॉम के शेयर्स की बात करते हैं या फिर अन्य शेयर, विशेषकर जो सेवा प्रदाता कंपनी है, जब वो ये कहती हैं कि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार का मौका मिलेगा, उन्हें अपनी सर्विसेज को बढ़ाने का मौका मिलेगा, किस तरह से आप एक तरह से ओवरऑल बेनिफिट उनका देखते हैं? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि स्पेक्ट्रम ऑक्शन जब हो रहा था तो ये काफी लॉबी चल रही थी कि ये गलत हो रहा है, जरूरत नहीं है, लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन सरकार ने ये कंफर्म कर दिया कि स्पेक्ट्रम जितना चाहो ले सकते हो, जितना चाहो ले सकते हो। रिजर्व प्राइस की बात भी खत्म कर दी और ऑपरेटर्स ने स्पेक्ट्रम दिल खोल के जो उनको चाहिए था वो लिया। इससे इस अच्छी पॉलिसी के लिए मैं भी चाहूंगा कि हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी
रविशंकर प्रसाद जी, धोत्रे जी, मंत्री जी और हमारे सेक्रेटरी अंशु प्रकाश जी को बहुत बहुत बधाइयां दें, क्योंकि कोविड डेज में इस तरह की सक्सेस आना वर्ल्ड में एक तरह का रिकॉर्ड है और ऑपरेटर्स को इससे बहुत फायदा होगा। उनकी क्वालिटी बढ़ेगी, उनकी कॉल ड्रॉप्स की प्रॉब्लम खत्म होगी और इससे हमारे डिजिटल इंडिया और डिजिटल पेमेंट्स को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। एक और इसने प्रूव कर दिया कि जो कुछ लोग कहते थे कि हमारे ऑपरेटर्स फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं और ऑक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो मिथ भी खत्म हुई है। इसलिए ये बहुत अच्छा स्टेप रहा है ऑपरेटर्स के लिए। बिल्कुल। संदीप अग्रवाल जी, हम आपसे भी यही जानना चाहेंगे, जब हम स्पेक्ट्रम के विस्तार की बात करते हैं, अगर हम आसान शब्दों में इसको जानना चाहें, अगर हम दर्शकों को भी इसको समझाना चाहें कि किस तरह से उनका भी फ़ायदा होने वाला है, किस तरह से आत्मनिर्भरता की दिशा में उनके भी उड़ान को एक पंख लगने की बात इस पूरे प्रोसेस के अंदर आती है, तो किस तरह से समझाना चाहेंगे, किस तरह से एक चौतरफा जो है फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लंबे समय से इसकी मांग हो रही थी, लंबे समय से इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। देखिए, कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी ऑफ नेटवर्क चाहिए। आज कंज्यूमर को डेटा इज मनी। अगर आपके पास प्रॉपर डेटा नहीं है तो आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। सारा बिजनेस, आपके एम्प्लॉइज भी काम कर रहे हैं तो आज वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। इसी तरीके से आपका जो बिजनेस चल रहा है, आपकी सेल्स भी हो रही है, वो भी इंटरनेट के थ्रू हो रही है। डिजिटल ऑपरेटर जो है, ओटीटी वाले जो है, उन सबको जो बिजनेस मिल रहा है, वो जब तक की अच्छी क्वालिटी की बेनिफिट अवेलेबल ना हो तब तक उनके मार्जिन और उनको बेनिफिट नहीं मिल सकता। देश की जीडीपी ग्रोथ जो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाए, डिजिटल इकोनॉमी इंडिया की, वो उसकी तरफ ये पहला कदम है और ये कदम सरकार रेगुलरली लेती जाएगी और इससे हमारे कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। खासतौर पे जो कॉल ड्रॉप की प्रॉब्लम है और जो डेटा स्लो होने की प्रॉब्लम है, क्योंकि आज की डेट में कॉल ड्रॉप के अलावा डेटा स्लो होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये सारे बेनिफिट्स कंज्यूमर्स को मिलेंगे और सारे ऑपरेटर्स, जितना उन्होंने अभी ये खरीदा है स्पेक्ट्रम, इसको ज्यादा से ज्यादा यूज, ऑब्वियसली क्योंकि उनके लिए तो ये पैसा है, पैसे को वेस्ट नहीं होने देंगे और उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करने के लिए कंज्यूमर्स को अवेलेबल कराएंगे ये वाला स्पेक्ट्रम। ऐसे जैसे हमने बोला कि अगर भारत सरकार कुछ डिस्काउंट पे बैलेंस स्पेक्ट्रम जो बचा हुआ है वो ईयरली बेसिस पे भी अवेलेबल करा देती है, तो कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट, भारत सरकार को भी 5-10 हजार करोड़ हर साल के एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा जो कितना था बिक चुका। इसके अलावा और ऑपरेटर्स भी खुश होंगे, कॉल ड्रॉप्स भी बंद हो जाएंगी, तो कंज्यूमर्स को हर तरीके से इस स्पेक्ट्रम ऑप्शंस की वजह से फायदा होगा। बिल्कुल। गोयल साहब, आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे, जब हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं और जब हम बहुत सारी जिस तरह से टर्म्स आती हैं, कॉल ड्रॉप्स आती हैं, या सुविधाओं को बेहतर बनाने की बात आती है, या सेवा प्रदाता कंपनियों के ही अधिकार क्षेत्र की बात आती है, तो स्पेक्ट्रम से इसको किस तरह से संबंधित करते हैं? और अब डिजिटल इकोनॉमी की तरह, जिस तरह से अग्रवाल जी ने कहा कि एक ये डिजिटल इकोनॉमी की तरफ एक और अगला बड़ा मजबूत कदम है, तो इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, और कितनी मजबूती इससे आएगी? देखिए, स्पेक्ट्रम एक तरह की सड़क है जिसमें टेलीकॉम आईटी का नेटवर्क चलता है और हर ऑपरेटर को स्पेक्ट्रम की जरूरत होती है और स्पेक्ट्रम सरकार दे रही है। तो स्पेक्ट्रम उनके पास जितना चाहिए उतना है। इससे कॉल ड्रॉप्स, डेटा ट्रांसमिशन, लोगों का इस्तेमाल करने का ढंग, लोगों की स्पीड, ये सब बढ़ेगी। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज देखी गई है, तीनों ऑपरेटर्स ने पार्टिसिपेट किया है, रिलायंस ने, एयरटेल ने, वोडाफोन आइडिया ने, हर ऑपरेटर ने पार्टिसिपेट किया। तो कस्टमर के लिए अब जो चॉइस पहले भी थी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये तीनों ऑपरेटर्स अपनी सर्विस को बढ़ाएंगे, 4G नेटवर्क देंगे, 4G के लिए बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ाएंगे, कस्टमर को सर्विस अच्छी मिलेगी, क्वालिटी की मिलेगी और ऑलरेडी इंडिया के देश तो वर्ल्ड में सबसे कम है, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। इसमें एक बात दोबारा कहना चाह रहा हूं कि 700 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम 2016 में भी ऑक्शन नहीं हुआ था और इस बार भी लोगों ने बिड नहीं किया। अगर प्राइवेट ऑपरेटर्स बिड नहीं करना चाहते हैं
स्पेक्ट्रम के साथ एक दिक्कत ये है कि अगर ये इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो इसको स्टोर करके फ्यूचर में काम नहीं लगता। इसलिए संदीप अग्रवाल जी ने जो कहा, चेयरमैन डीपीसी ने, तो हमारी टीमा का भी ये व्यू पॉइंट है। 700 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम जो हमारे बहुत से एरियाज अनकनेक्टेड हैं, नॉर्थ ईस्ट में, हिल्स में, असम वगैरह में, लेफ्ट विंग में, उनके लिए बीएसएनएल को दे दिया जाए और वो इसको जल्दी जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ सेवाएं जल्दी शुरू हो सकती है, जो हमारी सरकार का भी ये है। बिल्कुल। अग्रवाल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो 700 मेगाहर्ट्ज की आप बात कर रहे हैं या 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड श्रेणी की बात की जा रही है, इसमें किसी बोली का ना आना, ये किस तरह का संकेत है और ये जो है किस वजह से इसमें बोलियां जो है नहीं आई हैं और क्या कुछ इस दिशा में और किए जाने की ज़रूरत है? देखिए, मैंने आपको कहा कि सरकार को फंड्स की जरूरत है और ये एक कमोडिटी है जो कि बिकनी चाहिए। सरकार के पास है, राष्ट्र की धरोहर है, तो इसलिए लोगों को राष्ट्र को पैसा चाहिए उससे। उसकी वजह से जब हम किसी चीज की बोली लगाते हैं तो हर आदमी देखता है कि वो उससे कितना बेनिफिट ले पाएगा। 700 मेगाहर्ट्ज की जो बेस प्राइस रखी गई है वो अनफॉर्चुनेटली जब डिसाइड करी गई थी जब करीबन 11-12 ऑपरेटर्स बिड कर रहे थे जी। और वो हायर प्राइस को देखते हुए लोगों ने अपने जो रेडियोज हैं उनकी डिजाइनिंग एंड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को चेंज किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड जो रिक्वायरमेंट जो 700 मेगाहर्ट्ज की एक रिक्वायरमेंट उस वक्त बहुत ज्यादा हुआ करती थी आज से 10 साल पहले, अब वो जरूरी नहीं रह गई है 700 मेगाहर्ट्ज जी। वो मेन कॉल्स के लिए 2G के लिए 700 मेगाहर्ट्ज ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, मगर 3G 4G और 5G के लिए 700 मेगाहर्ट्ज सिर्फ हमारा एरिया की कवरेज बढ़ाती है 700 मेगाहर्ट्ज, मगर स्पीड जो है वो हमारे को उसके लिए 2300 मेगाहर्ट्ज ही चाहिए, गीगाहर्ट्ज चाहिए, 2.3 गीगाहर्ट्ज चाहिए हमारे। और इसलिए मुझे लगता है सरकार शायद इसके ऊपर सोच भी रही है कि 700 मेगाहर्ट्ज की जो प्राइसिंग है वो शायद मार्केट से ऑटोमेटिकली डिटरमिन हो गई है कि वो प्राइस ज्यादा है, तो अब फ्यूचर में जो नेक्स्ट बिड का राउंड आएगा उसके अंदर 700 मेगाहर्ट्ज को कम पे दे दिया जाएगा। मैं बोलूंगा कि ये किया जा सकता है कि आज की डेट में लोगों को डिस्काउंट पे दे दिया जाए, मगर उसको वेस्ट ना किया जाए। जो 700 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इस साल यूज नहीं हो पाएगी उसके पैसे अगले साल हमें नहीं मिल सकते। तो हमें लगता है कि सरकार को पहले ऑप्शन से मैक्सिमाइज करना चाहिए था बेनिफिट अपना, वो कर लिया। अब जो बच गया है उसको डिस्काउंट के ऊपर लोगों को ऑफर करके और दिया जा सकता है। अब जब 5G आएगा, 5G तो 10 गीगाहर्ट्ज के ऊपर की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, खासतौर पे 23 गीगाहर्ट्ज और 25 गीगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी आएंगी उस वक्त की रिक्वायरमेंट्स आएंगी। ऐसे ही आपने बोला कि 2.5 गीगाहर्ट्ज क्यों नहीं बिका, क्योंकि जब आप बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में जाना शुरू कर देते हैं तब वो 5G के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी 4G के लिए 2.3 गीगाहर्ट्ज तक काफी अच्छी है और वो क्योंकि बल्क में अवेलेबल थी तो आज लोगों ने 2 फ्रीक्वेंसीज ना लेके एक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया। अगर ये पूरी खत्म हो जाती तो हो सकता था कि नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर लोग चले जाते। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे एक और मेहमान शुभमय भट्टाचार्य जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता जी, आपकी प्रतिक्रिया भी हम लेंगे। हमारे साथ हमारे एक और ख़ास मेहमान जुड़ गए हैं, हम उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। शुभमय भट्टाचार्य जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया ही जानना चाहेंगे। जो ये नीलामी की प्रक्रिया हुई है 5 साल के बाद स्पेक्ट्रम की, क्या कुछ इसका महत्व है, क्या कुछ इसका असर देखते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में जिस तरह से जियो एक बड़ा स्टेक होल्डर बनकर उभरा है, तो इसका क्या कुछ असर आप देखते हैं? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि 5 साल बाद ऑक्शन हुआ है, अपने आप ही इससे पता चलता है कि ऑक्शन इस 2016 में जब हुआ और अभी जब हुआ, दोनों में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव आए हैं। और टेलीकॉम क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे टेक्नोलॉजी ही डिसाइड करता है कि बिजनेस कैसे चलेगा जी। तो टेलीकॉम में सबसे बड़ा ये 5 साल में जो फर्क आया है वो है 5G का।
अगला ऑक्शन आते आते 6G का भी माहौल आ जाएगा। तो इस तरह रैपिडली यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर में बदलाव आता है। तो इस बार ही सबके निगाहें पड़ा हुआ था कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल की सरकार की जो मोटा मोटी जो एक बेस प्राइस का एक्सपेक्टेशन था कि करीब 4 लाख करोड़ के करीब सारे स्पेक्ट्रम अगर बिक जाए तो उसमें से कितने बिकेंगे, वो एक फाइनेंशियल इशू है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज था कि नए जो स्पेक्ट्रम 700 और 2500 मेगाहर्ट्ज में, इन स्पेक्ट्रम्स के लिए ऑपरेटर्स कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि 5G बिजनेस में अगर उनको जोर का कदम रखना है तो इन स्पेक्ट्रम में अपना बेस बनाना बहुत जरूरी है। कल के तक के जो डेटा आए हैं, जो स्पेक्ट्रम अभी तो ऑक्शन खत्म हो गया, तो उससे मोटा मोटी दिखता है कि जैसे जियो को करीब 488 मेगाहर्ट्ज मिला है, और लेकिन इसमें से ज्यादातर उन्होंने 800 मेगाहर्ट्ज, करीब आधे से ज्यादा उन्होंने 60% करीब हम कह सकते हैं, जो उन्होंने 800 मेगाहर्ट्ज में बैंड में बाय किया है जी। और बाकियों का अकॉर्डिंगली डाउन द लाइन। इससे ये पता चलता है कि अभी भी जो हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो 4G का बिजनेस को 4G स्पेक्ट्रम में जो उनके जो बुके ऑफ बिजनेस है उसमें जोर दे रहे हैं, और वो सही भी है। वो सही इसलिए है क्योंकि हमारा जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सरकार बना रही है, उसमें ऐसे बहुत सारे पॉकेट्स, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पे अभी भी 3G, खासकर 3G से उभर के आए जब 4G वाला जो स्पेक्ट्रम है, यानी कि जिस पर हम ज्यादातर लोग हम जो यूज करते हैं अभी इस वक्त, सिर्फ शहरों में नहीं, छोटे कस्बों में भी जितना डेटा भारत के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें 4G का स्टेबिलिटी आना बहुत जरूरी है। और इसीलिए ही ऑपरेटर्स 4G में बहुत ज्यादा अपना इन्वेस्टमेंट्स दिखाए हैं। तो ये एक्सपेक्टेड भी था। 700 के ऊपर एक्सपेक्टेड इसलिए नहीं था क्योंकि 700 इज अगले चरण में उनका ये ध्यान जाएगा, और चूंकि अभी मोडालिस मोटा मोटी हम जान चुके हैं कि टेलीकॉम क्षेत्र में कौन कौन कंपनी रहेंगे, इसमें कोई सरप्राइजेस आने वाला नहीं है। मोटा मोटी 3 ही कंपनी, वोडाफोन, भारती और रिलायंस जियो, साथ में सरकारी क्षेत्र के BSNL, मोटा मोटी यही एक क्षेत्र का नजर एक पैटर्न रहेगा। तो इसमें कंपनियों को कोई स्पेक्ट्रम होल्ड करना जरूरी नहीं है। कंपनीज को पता है कि हमारे बीच में ये लड़ाई हमारे बीच में ही रहेगा, हम ही इसमें अपना कदम रखेंगे। तो कंपनीज इसलिए जैसे कहते हैं बेस थॉट थ्रू बिड्स कर रहे हैं। एक समय में आपको याद होगा कि कंपनीज इस तरह से बिड्स किए थे क्योंकि उनको मैसिव अंधाधुंध बिड्स किए थे, क्योंकि कंपनीज को पता ही नहीं था कि अगला कौन सा कंपटीटर आएगा, कहां से नया कंपटीटर आएगा, किस तरह का माहौल बन जाएगा। अभी माहौल में स्टेबिलिटी है। तो ऑक्शन का जो फ्रेमवर्क जो चला है वो बहुत सरप्राइजिंग नहीं है। एक्सपर्ट्स मोरलेस यही बात कर रहे थे कि स्पेक्ट्रम की अभी जो जाल बना हुआ है उसमें हम मोरलेस यही एक्सपेक्टेशन था कि इस तरह से ही बिडिंग आएगा, और मोरलेस बिडिंग वैसे ही अनुरूप हुआ है। बिल्कुल उसी के अनुरूप हुआ है। बेहद महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। संदीप अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अग्रवाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से देश में अगर हम सेलफोन की बात करते हैं, वायरलाइंस टेलीफोन की बात करते हैं, इंटरनेट उपभोक्ताओं की बात करते हैं, टेक्निक की बात करते हैं, जिस तरह से ये ज़रूरतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और आत्मनिर्भरता और उससे भी आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा अब इसकी ज़रूरत है, तो उसके लिए इस तरह का जो प्रोसेस है वो कितना आवश्यक है और वो इसको कितनी मजबूती देता हुआ दिखाई देता है, और सरकार के कदम या सरकार के एक तरह के जो रोड मैप और विजन को ये दिखाता है, तो उसमें कितनी मजबूती दिखाई देती है? देखिए, मेरा तो सिंपल ये कहना है कि सरकार ने जो पैसा इकट्ठा कर रही है स्पेक्ट्रम ऑक्शन से, वो टेलीकॉम डेवलपमेंट के लिए भी यूज कर रही है। आपने सुना होगा अभी रिसेंटली PLI स्कीम सरकार लेके आई है, सिर्फ टेलीकॉम के लिए 12,195 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। ऐसे ही मोबाइल इक्विपमेंट के जो मोबाइल फोन्स के लिए स्कीम लेके आई 40-50,000 करोड़ की, इलेक्ट्रॉनिक के लिए लेके आई। ये सब चीजें हमारे डिजिटल इकोनॉमी को ही बेनिफिट करती है। तो देखा जाए तो करीबन सरकार 10,000 करोड़ रुपए साल का शायद अगले 5 साल में इंडस्ट्री को वापस देगी, जिससे कि ये टेलीकॉम इक्विपमेंट्स
इंडिया में बने, आत्मनिर्भर हो हिंदुस्तान, और यहाँ पे क्वालिटी इंप्रूव हो, और जिससे कि हम फ्यूचर में जो आज हम बाहर से मटेरियल खरीद रहे थे, वो धीरे धीरे हम दुनिया के लिए एक एक्सपोर्ट हब बन जाए, यहाँ से हम सबको एक्सपोर्ट करें। ये भारत सरकार की जो स्कीम है, रविशंकर प्रसाद जी प्रधानमंत्री के साथ मिलके जो इन्होंने ये स्कीम निकाली है, मेरे को लगता है कि टेलीकॉम के लिए जो स्पेशली निकाली गई है, इसके अंदर तो खास तौर पे काफी ज्यादा बेनिफिट दिया गया है हिंदुस्तानी कंपनियों को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 4G इक्विपमेंट, 5G इक्विपमेंट और आज फ्यूचर में 6G इक्विपमेंट जो भी बनेंगे, वो धीरे धीरे हिंदुस्तान की अपनी प्रोडक्शन होगी, ना कि इंपोर्ट की। इसमें हम ये एक बात जरूर कहते हैं कि ये सब चीजें करने के लिए अगर भारत सरकार एक और कदम उठा ले कि आज ही अनाउंस कर दे कि 5G के जो इक्विपमेंट होंगे वो हम सिर्फ भारतीय कंपनियों से खरीदेंगे, तो जो ये 40-50 हजार करोड़ रुपए जो भारत सरकार इंडिजिनस इक्विपमेंट बनाने के लिए, मोबाइल फोन्स, रेडियोज, कोर नेटवर्क, ये सब बनाने के लिए जो भारत सरकार पैसा दे रही है, इनको एक बहुत बड़ी मार्केट नजर आएगी। और सिर्फ क्योंकि सिर्फ पैसा मिलने से, 5 या 7% ऑफ योर सेल मिलने से आप ये नहीं सोच सकते कि आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लें, मगर अगर हमारे को मार्केट दिखने लगेगी तो मुझे पता है कि हमारे सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, हिंदुस्तानी बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, और वो इसका बेनिफिट देखते हुए अगले 2-3 साल के अंदर अंदर ये सारी टेक्नोलॉजीज पूरी तरीके से पूर्णतः इंडिजिनाइज कर लेंगे। तो अगर भारत सरकार आज ही अनाउंस कर दे इसके ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल आपसे बातचीत जारी रहेगी। हमारे साथ एनके गोयल जी भी मौजूद हैं। गोयल जी, स्पेक्ट्रम विस्तार की इस प्रक्रिया को इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे उम्मीद है कि जब हम आत्मनिर्भर भारत और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसका हब बनने की एक बड़ी संभावना इसमें नज़र आती है। तो इस संभावना को कितना बल मिलता हुआ दिखाई देता है, और इससे चाहे हम रोजगार के अवसर कहें या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात कहें, कितना आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हम स्पेक्ट्रम को इस तरह से ऑक्शन करके दे रहे हैं देश के ऑपरेटर्स को, तो इससे उनकी तरक्की, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन, रोजगार के और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज, उसके अलावा बिजनेस में बहुत फायदा है क्योंकि डिजिटली सारे काम होते हैं। ये तो एक, ऐसा मैंने कहा कि मील का पत्थर है आत्मनिर्भर भारत की तरफ। दो बातें और कहनी चाह रहा था जी। एक्चुअली में 2016 से पहले जब स्पेक्ट्रम डिमांड आती थी तो 800, 900, 1800, 2100, 2300 की आती थी। उस समय ये कहा जाता था कि स्पेक्ट्रम की शॉर्टेज है, तब 700 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज को ऐड किया गया था। लेकिन सरकार की अच्छी नीतियों की वजह से 2016 में भी और अब भी इन बाकी स्पेक्ट्रम्स में काफी स्पेक्ट्रम दिया गया, लोगों ने उसको लिया। 700-2500 की अभी डिमांड नहीं है क्योंकि 5G में ज्यादा यूजफुल है। जब डिमांड आएगी तो उसको भी लिया जाएगा। जहाँ तक संदीप अग्रवाल जी ने बोला 5G लोकल लेना चाहिए, हम इसको स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि कुछ दिनों पहले तक इंडिया में 4G नहीं बनता था। जैसे ही हमारी सरकार ने ये फैसला लिया कि हम 4G BSNL का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर लेंगे, सडनली आज हमारे पास 5-6 कंपनी खड़ी हो गई हैं, इनके नाम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन और ये खड़ी हो गई हैं और इसमें पहली बार वो टेक्नोलॉजी का प्रूफ भी देंगे। और आज भारत अगले 6 महीनों में इसकी उम्मीद की जा रही है कि पूरे संसार को 4G का इक्विपमेंट बनाकर इंडिया से दिया जाएगा। तो ये अच्छी बात है, इट्स ए गुड स्टेप। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ऑक्शन हैज बीन वेरी सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल। शुभमय जी, आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे, जब हम टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का हब बनाने की बात देश को करते हैं तो उसमें जो इस तरह के कदम हैं वो कितने अहम साबित होते हैं? टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का दो पहलू है। एक तो है टेलीकॉम, जब आप शायद टेलीकॉम इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चर, तो वो एक चीज है। दूसरा है कि टेलीकॉम सर्विसेज जो अभी हमारे टेलीकॉम सर्विस ऑपरेटर्स दे रहे हैं। तो मोटा मोटी सीधी तरीके से हम अगर देखें तो एक तरफ तो हम
इस तरफ एक्सपेंशन के लिए देख रहे हैं कि हर तरीके का टेलीकॉम के जो हैंडसेट्स हैं उसके प्रोडक्शन हमारे देश में बने, उसकी तरफ भारत सरकार ने अभी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स का अनाउंसमेंट किए हैं और जिसमें कंपनीज ने बहुत रुचि दिखाए हैं। बहुत सारे कंपनीज इसमें इंटरेस्ट, उसमें इन्वेस्टमेंट में अपना अपना माइलस्टोन्स के प्रति उन्होंने अपना प्रॉफिटेबली अपना इंटरेस्ट दिखाया है। वो एक बहुत बड़ा चीज है। साथ में हमें ये भी देखना है कि टेलीकॉम अभी जो ऑक्शन हुआ इस स्पेक्ट्रम से एक बहुत बड़ा चीज जो सामने आता है वो ये है कि इस स्पेक्ट्रम के सहायता से देश में हर तरह का डिजिटल प्रोडक्ट्स बन सकता है। वो फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स है। हम जैसे बहुत देखें इस साल कोविड पैंडेमिक के महामारी को हम अवॉइड बहुत तरीके से कर पाए हैं क्योंकि हमारे ई कॉमर्स क्षेत्र में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है। डिजिटल पेमेंट्स जिसमें भारत इस वक्त दुनिया में एक चोटी के शिखर पे है। ये सब जो पोजीशंस इसलिए हैं क्योंकि हमारे जो टेलीकॉम क्षेत्र में हम काफी आगे चल चुके हैं। लोगों को जिस तरह से इंटरनेट कैपेसिटी, डेटा कैपेसिटी पहुंचा सके और ये और आगे चलकर लोगों को हर गांव में, हर शहरों में मौका मिले लोगों को कि भाई वो अपना डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सके। अपने छोटे छोटे जो दुकानदार हो या छोटे स्टार्टअप्स हो, वो जाके अपना प्रोडक्ट्स को दुनिया के बाजार में बेच सके। उसके लिए बहुत जरूरी है कि उनके पास डिजिटल बैंडविड्थ हो, एयरवेव्स हो, और वो वेव्स पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा काम करता है ये जो स्पेक्ट्रम जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, कि स्पेक्ट्रम का जाल कितना डीप और कितना अच्छी तरीके से लोगों के पास पहुंचता है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले सरकार ने एक अनाउंस भी किया है कि भारत नेट में हम एक्सपेंशन बहुत करना चाहते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है जो ऑप्टिकल फाइबर केबल हर गांव, हर घर तक पहुंचाने का प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज है क्योंकि इससे बैंडविड्थ बहुत बढ़ता है और यही चीज के सहारे यही टेलीकॉम नेटवर्क है जो हमें फायदा देगा, लोगों के इनकम कैपेसिटी को और बढ़ावा देगा। तो दो तरफ है, एक तरफ हुआ जो मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, वो तो अपने आप में एक प्रोडक्शन चीज है जो लिंक्ड है कि भाई कितने ज्यादा मोबाइल्स बिकते हैं, कितने सारे फैसिलिटीज उसमें आते हैं। दूसरा है कि स्पेक्ट्रम के ही सेल से कितना और विस्तार से डिजिटल मार्केट हमारे देश में बनता है, कितना डीप नेटवर्क तैयार होता है। और भारत में हम जब कह रहे हैं कि बहुत सारे फैसिलिटीज हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ये इनमें ज्यादातर चैलेंजेस या बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज निर्भर करता है कि हमारे स्पेक्ट्रम कितना अच्छी तरीके से हम उसको हार्नेस कर सकते हैं। टेलीकॉम कंपनीज जो सर्विस ऑपरेटर्स हैं वो और कितना डीपली स्पेक्ट्रम को हर जगह पे पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, ये आपने काफ़ी अहम बात इस क्षेत्र में कही है। और गोयल जी, आपसे हम इसी बारे में बात करना चाहेंगे। अगर हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम की या डिजिटल इंडिया की, अगर हम कंपेयर करते हैं तो भारत दुनिया के जो डिजिटल क्षेत्र से जुड़े देश हैं उनमें काफ़ी बेहतर जो है हमारे देश की परफॉर्मेंस है। लेकिन इसे और आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि देश में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर, और एक आंकड़ा ये है कि 30 करोड़ के लोग करीब लोग ऐसे हैं जो अभी 2G के नेटवर्क के दायरे में ही फंसे हुए हैं, उन्हें वहाँ से बाहर निकालना है। और अगर हम 5G की बात ना करें, अगर हम 4G की ही बात करें और इसी की मजबूती की हम बात करते हैं, तो उस दिशा में जो ये स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया है, इसको आगे बढ़ाना या इसमें इसे एक नए स्तर पर लेकर जाना, ये कितना अहम हो जाता है? इसमें 3 बातें हैं। सबसे पहले तो ये कि जो भारत का डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम है, ये पूरे संसार में आज इस पे चर्चा होती है, क्योंकि जिस स्पीड से हम लोगों ने डिजिटल इंडिया में आगे बढ़े हैं, डिजिटल पेमेंट्स हुई हैं, लोगों का डाटा यूज बढ़ा है, लोगों के कॉल बढ़े हैं और आज हम संसार के सबसे बड़े सेकंड यूजर हैं मोबाइल के वर्ल्ड में।
इस पॉलिसीज को देखते हुए बहुत से देश के अधिकारी हमारे यहाँ आते हैं, जानना चाहते हैं हमने कैसे किया। सेकंड पॉइंट आपने बताया था 2G के फोन का। 2G के फोन लोग यूज कर रहे हैं, इस पे कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सबसे पहले उनको वॉइस चाहिए जो वो ले रहे हैं, और इसके बाद अब ऑपरेटर्स आगे बढ़ रहे हैं। एक आधे ऑपरेटर ने ऑलरेडी अनाउंस किया है बहुत सस्ती स्कीम में, जिसमें कि वो 700-800 रुपये में 4G के फोन और सर्विसेज देने को बात कर रहे हैं। कंपटीशन है, हम उम्मीद करते हैं और भी अच्छा प्राइस आएगा, 4G की तरफ जाएंगे। लेकिन मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि जब से हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, रविशंकर प्रसाद जी जो हमारे माननीय मंत्री हैं, क्योंकि ये पहले भी थे अब भी हैं, इन्होंने एक क्रांति लाई है मेक इन इंडिया के प्रोग्राम से। मेक इन इंडिया के प्रोग्राम में PMA है, जैसा संदीप जी ने कहा PLI है, भारत नेट है, और कई स्कीम्स आती हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की, नॉर्थ ईस्ट की, लेफ्ट विंग की, और इन सब की वजह से इतना जबरदस्त तरक्की हो रहा है। और मेक इन इंडिया के अंदर काफी प्रोग्राम्स आ रहे हैं, काफी तकलीफ पहले होती थी अब खत्म हो गई है। और जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत जल्दी ही भारत एक ऐसा कंट्री बनेगा, जिस तरह से हमने वैक्सीन सप्लाई किए वर्ल्ड को, हम आने वाले दिनों में वर्ल्ड को 4G भी सप्लाई करेंगे। अभी भी इंडिया में जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है वो सारे वर्ल्ड में जाता है, इंक्लूडिंग चाइना। हमारे इंडस्ट्रीज के लोग यहाँ, संदीप जी और लोग हैं, काफी मेहनती हैं, और काफी सरकार से हमको हेल्प मिल रही है इस काम के लिए। तो ये एक और पॉलिसी जो सरकार ने पिछले दिनों बनाई है, टॉपिक आज का नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया की जो गाइडलाइंस बनाई हैं मोस्ट वंडरफुल है। पूरा वर्ल्ड उनको देख रहा है, हमारे पास वहां से ईमेल आती है इस पॉलिसी में क्या है, कैसे चल रहा है, क्योंकि ये भी एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ का स्टेप है। स्पेशली जब से कू का एक ऐप बना है जो कि ट्विटर जैसा है, सडनली डिमांड बढ़ गई है पूरे वर्ल्ड में, इसके लोग पूछ रहे हैं कि वो कैसा है, क्या किया जाए। इसके लिए एक बार फिर से हम मोदी जी और रविशंकर प्रसाद जी का धन्यवाद देते हैं देश को लीड करने के। बिल्कुल। अगर इस बार की नीलामी की हम बात करते हैं अग्रवाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, और इसकी पद्धति की बात करते हैं, मल्टीपल राउंड असेंडिंग ऑक्शन यानी कि SMRA पद्धति, इस पर आधारित। अगर हम पहले की बात करें और अगर पहले की पद्धतियों की हम तुलना करें, तो किस तरह से अगर नए रिजीम में और नई तरीके की अगर हम बात करते हैं, तो एक पारदर्शिता, एक ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन जो है इसमें की गई है। जी 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 पिछले सारे ऑप्शंस को देखते हुए सरकार कंटिन्यूअसली अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर रही है जी। और जो ये ऑप्शन है जो 2016 में हुई थी, उसकी कमियों में, उसकी खामियों को देखते हुए, अगर वो भी छोटी मोटी थी, बट उन सबको इम्प्रूव करके ये नई पद्धति अपनाई गई है। और मुझे लगता है कि आज के दिन में ये बेस्ट रही। इससे गवर्नमेंट को अच्छा रेवेन्यू भी मिला और इंडस्ट्री को भी तकलीफ नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि फ्यूचर में भी यही पद्धति हो, मगर हमारे को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। रिक्वायरमेंट समय से समय बदलती रहती हैं, तो अगली ऑप्शन में हो सकता है कुछ और रिक्वायरमेंट्स हों, कुछ और तरीके के लोग बिड करना चाहें, और उस समय हो सकता है कि पद्धति और इम्प्रूव हो। पर उससे आज की पद्धति में जो इम्प्रूवमेंट लाई गई है वो हम उसका स्वागत करते हैं, वो बहुत अच्छी है, पूरी इंडस्ट्री उससे खुश है। बिल्कुल। शुभमय जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कितना ज़रूरी है ट्रांसपेरेंसी, कितना ज़रूरी है इस दिशा में जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनमें विश्वास के लिए, और जिस तरह से बहुत पुराने समय में अगर हम बात जाते हैं, पिछली सरकारों के समय में जाते हैं, तो बहुत सारी जो इससे संबंधित नकारात्मक खबरें भी सामने आई थी। तो उस दिशा में कितना परिवर्तन हुआ है, कितना आगे बढ़े हैं, और विश्वसनीयता की अगर हम बात करते हैं, अगर तुलनात्मक ढंग से देखें तो कितना आगे हम बढ़ते हुए दिखाई देते हैं? कि सबसे बड़ा जो बदलाव आया है वो ये है कि बहुत सारे जो कंपनीज, जैसे कहते हैं फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स, जो एक समय में इस पूरा क्षेत्र में फैल गया, उनका इस क्षेत्र से निकल जाना, वो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा क्लीन अप है इस सेक्टर के, और वो जरूरी था, और उसकी वजह से ही कुछ काफी हद तक एक स्टेबिलिटी आया है। उसके साथ साथ कुछ सवाले और कुछ चैलेंजेस भी आए। चैलेंजेस कौन से हैं? जैसे कोर्ट की जो राय हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू वगैरह को लेकर, जो सेक्टर में काफी बड़े चैलेंजेस के सामने सेक्टर को खड़ा कर दिया है।
और जिसकी वजह से एटलीस्ट एक कंपनी का काफी नाजुक हालत हो गया है। तो ये सारी चीजें टेलीकॉम सेक्टर में सामने है, और जो किसी से जो इन सेक्टर को पढ़ते हैं, जो सेक्टर के बारे में रुचि रखते हैं, उनको सब इस बारे में पता है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि स्पेक्ट्रम के जो ऑक्शंस हैं, एक तो पहली बात है कि ऑक्शन एक लोगों में एक कॉन्फिडेंस देता है, जो साधारण पब्लिक है उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज सरकार आवंटन कर रहे हैं वो सही तरीके से आवंटन हो रहे हैं, उसमें कहीं पे कोई धांधली नहीं है। इसमें ये बहुत बड़ा एक डेमोक्रेटिक स्टेट के होने के नाते ये बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। कोयला का आवंटन, टेलीकॉम में स्पेक्ट्रम का आवंटन और भी दूसरी चीजों का जो आवंटन जो ऑक्शन से होता है, इससे लोगों में ये कॉन्फिडेंस बना रहता है कि कोई न कि इनमें जिस अब अभी जो चैलेंज मेथड्स के ऑक्शन की बात कर रहे थे, उनके जो प्रोसेस है वो सबके सामने खुला रहता है। तो इससे लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है और ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अगर इस आवंटन को लेकर अगर फिर से डिस्कशंस, डिबेट्स, चैलेंजेस कोर्ट्स में आने शुरू हो जाए तो उससे देश को बिल्कुल ही फायदा नहीं होता है, और बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट्स जिसकी हम बात करते हैं उनमें अनसर्टेनिटी आ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है। बिल्कुल गोयल जी, आपसे भी इसी पर बात करना चाहेंगे कि ये जो माइलस्टोन है, ये जो विश्वसनीयता है, ये कितनी मजबूती इस क्षेत्र को प्रदान करने वाली है? आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं याद करना चाहता हूँ उस समय को जब ऑक्शन डायरेक्ट होता था, हर आदमी डायरेक्ट बिड करता था, किसी को पता नहीं होता था कि कितना कौन कर रहा है, कितना स्पेक्ट्रम खाली है कि नहीं है। उससे पूरे संसार में फॉर्मूला बना था, उसको कहते थे विनिंग पर्स। मतलब जो जीता था वो इतना ज्यादा प्राइस कोट कर देता था कि बाद में उसको दिक्कत आती थी ऑपरेशंस करने में। इसमें हमारी सरकार में उस समय एक ऑफिसर थे जीएस दीपक, जिन्होंने इस चीज पे काम किया था और ये SMRA का मॉडल आया था। इस मॉडल में इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि एक तो इसमें कोई लास्ट डेट नहीं है, जब तक ऑपरेटर चाहें वो बिड करते रहें एक जगह, जब चाहें बंद कर दें। तो जितना जिसको चाहिए वो पता लग रहा है, ये भी पता लग रहा है कितना स्पेक्ट्रम खाली है, कितना अवेलेबल है, कितना हम बाद में ले सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी का इससे ज्यादा कोई उदाहरण नहीं है, और यही कारण है 2016 में भी और अब भी किसी प्रकार का कोई एलिगेशन, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई चीज नॉन ट्रांसपेरेंट में हुई है। ये एक मोदी सरकार जी की पॉलिसी के तहत, जहां पर वो कहते हैं नो करप्शन, फुल ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट उदाहरण है। बिल्कुल अग्रवाल जी, अगर इस बार की प्रक्रिया की हम बात करना चाहें तो जिस तरह से जानकारी मिली कि कुल अधिग्रहित किए गए 855.60 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के उपयोग का अधिकार इसमें दिया गया है। अगर हम 2016 से इसकी तुलना करते हैं समग्र रूप में, तो किस तरह का बदलाव आप पाते हैं? देखिए, कुछ तो स्पेक्ट्रम पिछले हर साल सरेंडर भी होता जाता है, जो पिछले सालों में लोगों ने खरीदे थे। सन 2000 में जो खरीदे थे स्पेक्ट्रम वो खत्म हो रहे हैं। तो ऐसे जो स्पेक्ट्रम जा रहा है लोगों का, कुछ तो ये उसको रिप्लेनिश कर रहा है, और जो एडिशनल हो रहा है वो हम जानते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, हमारे कस्टमर बढ़ रहे हैं, और उसकी वजह से हर साल ये स्पेक्ट्रम मिलना जरूरी है। मैं ये मानता हूं कि भारत सरकार जो है, जब ये स्पेक्ट्रम जो अब नहीं हुआ है वो अब नहीं भी बिका, बट अब अगले साल फिर बिकेगा, उससे अगले साल फिर बिकेगा। और जैसे हमने पहले भी कहा कि लोगों को बिटवीन द ऑप्शंस भी दिया जा सकता है शायद। तो अगर इस तरीके से किया जाएगा तो मेरे को लगता है कि ये सारे कंज्यूमर्स को बहुत बेनिफिट देगा। जिस भी एरिया में एकदम से डिमांड ग्रो हो जाती है, मान लीजिए कुंभ का मेला है और वहां पे कोई इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, तो हो सकता है कि सरकार वहां पे स्पेशल स्पेक्ट्रम थोड़े समय के लिए दे दे जो अवेलेबल है फ्री। तो ये सब चीजें हो भी रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। और मुझे लगता है कि ये सारे जो हमारे हम लोग हैं कंज्यूमर और या एज बिजनेसमैन, हम सबको इसका बेनिफिट नजर आ रहा है भारत सरकार की ओपन पॉलिसीज का,
जो कि सामने क्लियर दिखाती हैं क्या अवेलेबल है, कैसे अवेलेबल है और उससे आपको किस तरीके से बिड करना है। इसके पैसा भी ज्यादा आया है भारत सरकार के पास और एलिगेशन भी किसी तरीके की नहीं है। कंज्यूमर की हर एक आदमी को बेनिफिट है। बिल्कुल, आपने सभी जो सहभागी हैं या सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लाभ की बात कही है। शुभमय भट्टाचार्य जी, आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे कि उपभोक्ता हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके फ़ायदे की भी बात की जा रही है और सरकार को भी ज़्यादा राजस्व की बात इसमें कही जा रही है। ओवरऑल जो एक डेवलपमेंट का बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है। बिल्कुल, क्योंकि टेलीकॉम क्षेत्र से भारत सरकार को एक अगर हम बजट का डेटा देखें तो नॉन टैक्स रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा अंश आता है स्पेक्ट्रम से। एक तो लाइसेंस फीस जो कंपनीज देते हैं और भी कुछ हद तक कुछ तरह के ड्यूटीज जो कंपनीज देते हैं, साथ में स्पेक्ट्रम से जो आने वाले जो रकम है उसकी तो बात कहीं और ही अलग है। तो तीनों मिलाकर स्पेक्ट्रम इस ऑक्शन से भारत सरकार को पैसा आता है और ये पैसा सिर्फ भारत सरकार नहीं, क्योंकि ये डिविजिबल पूल का के में टैक्स के हिसाब से जो आइटम आता है वो डिविजिबल पूल में भी जाने की बात होती है। अभी जो फाइनेंस कमीशन ने जो अवार्ड दिए हैं उसमें भी नॉन टैक्स रेवेन्यू को किस तरह से आगे और स्टेट्स में आवंटन किया जाए उस पर चर्चा किया गया है। तो कुल मिलाकर जब पूल ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा होता है तो वो देश के फायदे के लिए ही काम करता है। और जैसे मैंने बताया कि ऑक्शंस इसमें जिसे कहते हैं प्राइस डिस्कवरी को और तेज कर देता है। हालांकि हम कहना तो उल्टा बहुत सारे विशेषज्ञों का ये है कि ऑक्शन के प्राइस इतने तेज रखे गए हैं कि कंपनीज के लिए मुश्किल हो जाते हैं वो रकम जुटाना। और ये आर्ग्यूमेंट में कहीं कुछ हद तक सच जरूर है कि सरकार फेयरनेस के हिसाब से वगैरह की प्राइसेस को इतना हाई रखे हैं जिससे कंपनीज को एक्सपेंशन में बाकी इन्वेस्टमेंट्स में कई बार मुश्किल हो जाते हैं। तो वो एक चीज़ है जिस पर सरकार और कंपनीज को डिबेट आगे जारी रखना पड़ेगा। खासकर इस बार भी हमने जैसे देखा है कि कंपनीज कंजर्वेटिव रहे हैं, 700 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम में वो इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं कि प्राइसेस ज़्यादा हैं और मार्केट बढ़ेगा तो करेगा। बिल्कुल, आपसे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली। तो अपने आप में बेहद बड़ी खबर। हमारे साथ हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं। नितेंद्र, पहले प्रधानमंत्री, उसके बाद विभिन्न मंत्री और अब राष्ट्रपति ने भी पहली डोज ले ली है, क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले करीब 11 बजे के आसपास राष्ट्रपति जी ने कोरोना का वैक्सीन लिया और उसके बाद आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रहे और उसके बाद वो वहां से रवाना हो गए। तो पूरी तरीके से उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। जो आधे घंटे के ऑब्जर्वेशन में कोई तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा और जो वैक्सीन लगा रही थी वो कैप्टन उन डॉक्टर की, उनसे उन्होंने सहजता से बातचीत की और उनके हालचाल के बारे में पूछा कि आप कितने दिनों से सर्विस में हो, क्या नाम है, इन तमाम चीजों से बहुत ही एकदम कूल माहौल में टीकाकरण हुआ और एक संदेश देने की भी कोशिश हुई कि राष्ट्रपति ने जब वैक्सीन लेने के बाद ये जरूर हो, जितनी भी कंट्रोवर्सी थी, बहुत सारी वैक्सीन को लेकर झिझक थी, उसको दूर करने में भी मदद मिलेगी और आम लोग जो जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है या 45 साल से अधिक है, जो जिनकी दूसरी कोई बीमारी हो, उनको उनके अंदर भी एक तरह से एक वैक्सीन लेने को लेकर के एक जागरूकता आएगी। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी संदेश भी है इस वैक्सीनेशन के जरिए कि जो भी लोग योग्य हैं इस वैक्सीन को लेने के, वो आगे आकर के वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि यही एक जरिया है जिसके जरिए हम इस महामारी को खत्म कर सकते हैं। जी बिल्कुल नितेंद्र, आपसे यही जानना चाहेंगे, जो दृश्य हम देख रहे हैं उसमें राष्ट्रपति मुस्कुरा रहे हैं जब उनको वैक्सीन दी जा रही है और बिल्कुल एक सामान्य घटनाक्रम की तरह ही ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो सभी लोग जो हैं इस वैक्सीन को ले सकते हैं, वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी तरह से संदेह रहित है, बहुत बड़ा बल मिलता है इसको भी। निश्चित तौर पे जो पूरा उस समय वक्त का माहौल था बहुत अच्छा था। जब राष्ट्रपति जी आए तो उन्होंने जो डॉक्टर थी उनसे पूछा कि आप कहाँ से हो, कितने दिनों से सर्विस में हो और उनके बारे में हालचाल पूछा और उसके बाद
बहुत ही इत्मीनान से उन्होंने वैक्सीनेशन कराया और आधे घंटे तक वो वहाँ पे रुके, क्योंकि इसमें प्रोटोकॉल है वैक्सीन लेने के बाद आधे घंटे तक आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है ताकि कोई साइड इफेक्ट तो ना हो। ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और बहुत ही सहजता से राष्ट्रपति जी ने वैक्सीन लिया और उसके बाद फिर वो वहाँ से वापस आए। और ये कोविशील्ड उनको दिया गया वैक्सीन, जो ऑक्सफोर्ड और सीरम की जो वैक्सीन है उनको दिया गया था, क्योंकि आर्मी हॉस्पिटल में वही प्रोवाइड किया गया है, वही सप्लाई है, तो कोविशील्ड दिया गया था। तो निश्चित तौर पे इससे एक बड़ा संदेश भी जा रहा है कि जब देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री और तमाम बड़े लीडर्स अब वैक्सीन ले रहे हैं, तो आम जनता को भी आगे आकर के वैक्सीन को लेना चाहिए। वैक्सीन के बारे में जो हिचकिचाहट है वो जो दूर होगी, जो जब देश के लीडरशिप वैक्सीन जब ले रहे हैं तो, और आगे आने वाले दिनों में जितने लोग इसको वैक्सीन को लेंगे, क्योंकि सरकार का टारगेट है कि 27 करोड़ लोग जो 60 साल से अधिक उम्र के हैं या 45 साल से अधिक उम्र के हैं उनको दिया जाना है। तो जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेशन, उससे फायदा ये होगा कि जो मॉर्टिलिटी है वो उसमें कमी आएगी, क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिशन की जो संख्या बढ़ती है इन्हीं एज ग्रुप के लोगों को बढ़ती है जब वो कोरोना के संक्रमण से संक्रमित होते हैं। तो ऐसे में हॉस्पिटल में एडमिशन की कमी आएगी और मौत में भी कमी आएगी। बिल्कुल नितेंद्र, विश्वसनीयता तो अपने आप में है ही और संदेह की कोई गुंजाइश भी इसमें नहीं है, लेकिन एक तरह से जो आम जन है उसके कोविड के खिलाफ इस जंग में जिम्मेदारी को भी जो है आह्वान किया है प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने और तमाम जो गणमान्य लोग हैं कि सबकी जिम्मेदारी बनती है वो कोरोना के खिलाफ लड़ें, खड़े हों, वैक्सीनेशन करवाएं, अपने आप को तो बचाएं ही, अपने परिवार को, समाज को, देश की रक्षा में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी दो बात तो कही गई है। एक तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हुई थी, जब हम पहले मास्क लगाते थे, 2 गज की दूरी का पालन करते हैं और हाथ की सफाई करते हैं। अब नया एक तरह से हमें कि वैक्सीन एप्रोप्रिएट बिहेवियर लाना है। इसका मतलब ये होगा कि जो लोग भी योग्य हैं, जिसको भी जो भी क्राइटेरिया में आते हैं, जिनको वैक्सीनेशन देना है, जो सरकार ने तय किया है, उनको आगे आकर के वैक्सीन लगवाना चाहिए। और जितने लोग जब वैक्सीन लगवाएंगे तो वो प्रोटेक्ट होंगे तो संक्रमण के चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी और जो महामारी है वो जल्द से जल्द देश से खत्म होगा, ताकि लोगों की जीवन सुलभ हो, अर्थव्यवस्था खुले, ये तमाम चीजें, गतिविधियों को एक नया बल मिलेगा। तो ऐसे में जितनी संख्या में लोग आगे आएंगे और अपनी अपनी बारी का इंतजार, जो पहले से भी लोग इंतजार कर रहे थे वैक्सीन को लेकर के, और सरकार ने इतना बढ़िया सिस्टम बनाया हुआ है कि आप अपना वैक्सीन के लिए समय, दिन और तारीख चयन कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर एक शहर से दूसरे, मान लिया पहले डोज किसी और शहर में दिया और दूसरी कहीं और चले गए, तो वो भी आपको सुविधा है कि दूसरी डोज किसी और शहर में भी आप ले सकते हैं। और अब जो निजी अस्पतालों में राउंड द क्लॉक 24 घंटे में कभी भी वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है और राज्यों से भी कहा गया है कि आप किसी भी निजी अस्पताल में वैक्सीनेशन की जहाँ सुविधा हो उनके पास वो करा सकते हैं। तो ये काफी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो और जल्दी से जल्द वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी। बिल्कुल, और ये इस बात का भी एक संदेश है कि कोविड जो है वो कहीं भी किसी भी ये संक्रमण जो है कहीं भी हो सकता है और कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि कोविड के विरोधी कवच उसके पास है तो उसको वैक्सीन नहीं लेनी है या उसको एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो नहीं अपनाना है। सब इसके दायरे में आते हैं और सबको जो है वैक्सीन के सुरक्षा कवच की ज़रूरत है। नितेंद्र, सबसे पहले प्रायोरिटी ग्रुप तय किया गया, क्योंकि अगर आंकड़े की बात की जाए तो पिछले 1 साल में जितनी भी डेथ हुई है या हॉस्पिटल में लोग एडमिट हुए हैं वो 45 साल से अधिक उम्र के हुए और जिनको कई दूसरी गंभीर बीमारियां थी उनको ज्यादा नुकसान हुआ है। यही वजह है कि सरकार ने और विशेषज्ञों ने यह तय किया है कि इस एज ग्रुप के 45 साल से अधिक और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को ही सबसे पहले टीका दिया जाए ताकि उनके जीवन को बचाया जा सके और हॉस्पिटल से जो लोड पड़ रहा है उसको कम किया जा सके। और इन लोगों को सबसे पहले अगर वैक्सीनेशन हो जाता है तो एक तो संक्रमण की चेन तोड़ने में भी मदद मिलेगी, साथ ही साथ इनके जीवन को भी बचाया जा सकता है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई लोगों ने बीच में 1 डोज लेने के बाद दूसरी डोज नहीं ली है। उसमें भी कल डॉक्टर बीके पॉल ने, नीति आयोग मेंबर ने स्पष्ट किया कि हर हाल में दूसरा डोज लेना है। दूसरी डोज लेने पे ही आप उतनी बीमारी से बचाव आपका हो पाएगा। तो इसलिए ऐसा ना हो कि पहले डोज लेकर के दूसरा डोज को छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों डोज लेना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल नितेंद्र, बेहद सकारात्मक खबर और इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्होंने भी कोविड वैक्सीन की पहली खुराक ले ली है। अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश, अपने आप में एक बहुत बड़ा आह्वान तमाम देशवासियों से कि कोविड वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, विश्वसनीय है और सबको लेना इसे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना से अगर लड़ना है तो डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। और कोरोना की लड़ाई जो है धीमी ज़रूर हुई है लेकिन बिल्कुल ख़त्म अभी नहीं हुई है। चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना है, कोरोना का हराना है और इसीलिए वैक्सीनेशन के लिए सबको आगे आना है। जिस तरह से सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है, चाहे स्वास्थ्य ढांचे की बात हो, चाहे जागरूकता की बात हो, चाहे आम आदमी को प्रोत्साहित की बात हो, तो सभी को इसमें आगे आना है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले जो है वैक्सीन की पहली डोज ली है और उसके बाद से कल से विभिन्न गणमान्य व्यक्ति, विभिन्न मंत्री, केंद्रीय मंत्री, वो भी उनका भी वैक्सीनेशन का पहली डोज लेने का सिलसिला लगातार जारी है। और आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पहली डोज ली है और आम आदमी को, आम जन को, हर देशवासी को ये संदेश दिया है, ये आह्वान दिया है कि आओ कोरोना को भगाएं और टीकाकरण के एक बड़े सिपाही बने। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।